हेलो दोस्तों, मैं प्रबोध कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकीडोज में। ट्रिकीडोज योर एजुकेशनल नोट्स। दोस्तों, आज हम आगे का कंटिन्यू करेंगे, जो कि इससे पहले मैंने प्लेन्स और कोस्टल प्लेन्स के बारे में बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने बात करा था कि पहले माउंटेन के बारे में बात किया कि माउंटेन कहाँ कहाँ है और किस रेंज में पाए जाते हैं, उनके जो रेंज हैं और हाईएस्ट पीक माउंटेन है, उन सब के बारे में बात किया था। फिर हमने बात किया था प्लेन्स के बारे में। प्लेन कहाँ कहाँ थी, जो विंध्याचल जो भी आपको प्लेन्स थी, आपको सिंधु से लेकर के नागालैंड तरफ तक चली जाती है, वो सारे प्लेन्स के अंदर आते हैं, जो कि आपको सिंधु, फिर से गंगा, फिर से ब्रह्मपुत्र, इनके आसपास के बेसिन जो होते हैं वो मैक्सिमम उसी में आते हैं, जो कि करीब 41-42% आपको पूरे भारत का क्षेत्रफल का था। वहीं अब आप बात करते हैं प्लेटू पठार के, जो भारत के अंदर पठार हैं, उनके बारे में जानते हैं। जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने जब वर्ल्ड प्लेटू ऑफ वर्ल्ड पढ़ाया था, तो उसमें हमने समझा दिया था कि प्लेटू का निर्माण कैसे कैसे होता है। कुछ कुछ अलग अलग कारण थे, तो वो सब बताया था। लेकिन इंडिया की बात करते हैं नॉर्मली, तो प्लेटू जो है, प्लेटू पठार, जो कि आप जानते हैं कि जो भारत का कुल क्षेत्रफल है, उसका करीब 28% भाग जो है सो आपको प्लेटू में आता है। ये 28% करीब समझ लीजिए कि 16 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास आपको ये पड़ेगा, जो कि पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है उसका 16 लाख वर्ग किलोमीटर आपको प्लेटू से ढका हुआ है। तो ये आपके थे बेसिक। और फिर उसके बाद बात करते हैं जो उसमें प्लेटू का निर्माण कैसे होता है। तो प्लेटू का निर्माण जैसा कि हमने पहले बताया, लेकिन फिर से बात बता रहा हूँ कि प्लेटू का निर्माण जो होता है, उनकी जो वोल्केनिक्स होते हैं, वोल्केनो होते हैं, उनके लावा द्वारा होता है, उनके मैग्मा द्वारा होता है। जब वो मान लीजिए कि कोई एक वोल्केनो है, वो बहुत दिन से बर्स्ट नहीं हो रहा है, बट उसमें कोई लीकेज है, या फिर बर्स्ट होने के बाद उसके लावा फ्लो कर जाते हैं काफी दूर तक, तो वो एक प्लेटू का निर्माण कर देते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था, जैसा कि आप देखिए नॉर्मल, अगर एक भारत का नक्शा, अगर जैसा कि हमने बताया कि आपको इंडियन मैप ध्यान रखना है कि कैसे कैसे कहाँ पे क्या है, तो उसमें आप समझ लीजिए कि जो ऊपरी क्षेत्र है भारत का, इधर जम्मू कश्मीर से लेके नागालैंड तक ऊपरी जो है, ये पर्वतीय इलाका है। फिर वहीं इसके नीचे का अगर थोड़ा बात करेंगे, तो ये आपको इतना दूर जो है ये आपको प्लेन इलाका है। लेकिन वहीं पे अगर आप बात करेंगे, जो नीचे का इलाका है, ये नीचे का इलाका आपको पठारीय क्षेत्र है, ये प्लेटू वाले एरियाज हैं। इसमें जो है सो प्लेटूज मैक्सिमम पाए जाते हैं। कुछ आपको इधर जो मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब हैं, उन सब में भी हैं, पर एक के रुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो है सो मैक्सिमम रेंज पाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये सारे जो है सो नीलगिरी पर्वत, आप ये मैक्सिमम आप सुनते होंगे, नीलगिरी पर्वत साउथ में है, और वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है। तो ये सब प्लेटू के एग्जाम्पल्स ही हैं। जैसा कि हम आगे बात करेंगे, ये सब प्लेटू के एग्जाम्पल्स ही हैं। तो इन्हीं सब में से कुछ जो मेन है उनके बारे में हम बात करते हैं, जो कि आपको है अरावली की पहाड़ियां। अब अरावली की पहाड़ियां ये कहाँ कहाँ रेंज है, इसको आपको है ना मैप के थ्रू जानना पड़ेगा डायरेक्टली। अब देख लीजिए, इसको आप उठाइए नेशनल कैपिटल ऑफ रीजन, आप दिल्ली से उठाइए। अरावली रेंज जो है दिल्ली से उठाएंगे, दिल्ली गए, फिर उसके बाद आप हरियाणा चले गए, फिर हरियाणा से राजस्थान चले गए, राजस्थान से गुजरात आ गए। ये आपको 4 स्टेट्स को क्रॉस करते हुए आपको गुजरात तक चला जाता है। ठीक, ये आपके इसने रेंज आ जाते हैं, जो कि अरावली के प्लेटू, ये पहाड़ियां प्लेटू के अंतर्गत ही हैं। जो ये नीचे वाले हैं, देखने में कहते हैं कि पहाड़ी है वगैरह वगैरह, लेकिन वो प्लेटू के एग्जाम्पल्स हैं। और हाँ, प्लेटू के एग्जाम्पल्स में मैंने अब जब पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने बताया था कि प्लेटू का एक रेंज है, जो कि आपको 300 से 500 मीटर तक का, ये इसका रेंज है। इसके अंतर्गत जो भी हाइट आती है वो आपको प्लेटू के रेंज में आता है, पठार के रेंज में आता है। तो उसमें अरावली की पहाड़ियां आपको दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इसके थ्रू उधर चली जाती हैं। फिर वहीं बात करते हैं जो विंध्याचल की पहाड़ियां हैं। विंध्याचल की पहाड़ियां ये कहाँ कहाँ है, तो विंध्याचल की पहाड़ियां आप समझिए कि ये आपको गुजरात से लेकर के आपको क्रॉस करते हुए मध्य प्रदेश होते हुए आपको झारखंड तक आ जाता है। ये विंध्याचल की पहाड़ियां यही है जो कि एक साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया को विभाजित करती है। ये बीचों बीच है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, झारखंड, ऐसे करके यहाँ तक आता है। तो इधर हो जाता है आपको नॉर्थ इंडिया, यहाँ हो जाता है आपको साउथ इंडिया। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी पर्वत श्रेणी या फिर पठार जो है दोनों को सेपरेट करती है या फिर बीचों बीच विभाजित करती है, तो ये भी पूछे जाते हैं। बात करते हैं जो सतपुरा की पहाड़ियां हैं, वो आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता
इलाका है। ये सतपुरा का आपने पहले सुना भी होगा, सतपुरा के घने जंगल, ये आपने पढ़ा भी होगा शायद। तो उसमें बता दूं कि सतपुरा के घने जंगल नहीं, सतपुरा की पहाड़ियां जो हैं, इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसकी जो रेंज है, इसमें आपने सुना होगा शायद पंचमढ़ी। पंचमढ़ी जो जगह का नाम है वो इसी में आता है। और सबसे जो उच्चतम बिंदु है वो है महादेव पर्वत, जो कि करीब आपको 1350 मीटर की हाइट पड़ती है। फिर वही बात करते हैं नीलगिरी पर्वत श्रेणी की। नीलगिरी पर्वत श्रेणी जो कि आप मैक्सिमम आपने सुना होगा, नीलगिरी पर्वत श्रेणी जो कि आपको साउथ इंडिया का है, जो कि फेमस भी है क्योंकि वहां पे बहुत सारी नदियां भी उसमें है जो कि फेमस, जैसे कि आपको कृष्णा रिवर हो गया, बुद्धा कृष्णा हो गया, तो ये सब जो है सो आपको उधर मिलने को मिलते हैं। फिर वहीं इसकी जो हम बात करते हैं, मेन इसका पॉइंट है कि जो आपका ईस्टर्न घाट है, फिर से वेस्टर्न घाट है, जो हमने आपको बताया वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का जो इलाका है, उधर जो प्लेटूज हैं उनको जोड़ने का काम करती है, या फिर उनका कनेक्टिंग है ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी, ये उधर आएगा। फिर इसका जो सबसे उच्चतम पॉइंट है, जो कि पीक पॉइंट है, सबसे ऊंचा है, वो आपको दोदा बेटा है। दोदा बेटा जो टॉप पॉइंट है, उसका पीक पॉइंट है, उसकी करीब हाइट आपको 2600 साढ़े 2600 के मीटर के आसपास की है। फिर वही बात करते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में जैसा कि हमने बताया, ये दो अलग अलग नाम हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के। ये भी एक प्लेटूज हैं और इसका भी जो है सो आपको मतलब जो पूर्वी घाट है वो आपको पड़ता है विशाखापट्टनम वगैरह, विशाखापट्टनम, महेंद्रगिरी, ये सब सारे पहाड़ियां इसके अंतर्गत आती हैं। पश्चिमी घाट भी उसके आसपास है, जो कन्याकुमारी के आसपास का रेंज है, उन सब की बात करते हैं। फिर वही बात करते हैं एक जो छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर का जो रेंज है, जो झारखंड में पड़ता है, उसको जो है सो भारत का रूढ़ कहा जाता है। भारत का रूढ़, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है कि भारत का रूढ़ किसे कहा जाता है, किस पठार को कहा जाता है। तो उसके लिए आपको यह ध्यान रखना है कि छोटा नागपुर के पठार को आपको भारत का रूढ़ कहा जाता है। दोस्तों आप बात करते हैं जो वाटरफॉल है, जलप्रपात है, जो इंडिया के वाटरफॉल जलप्रपात है, उनके बारे में। दोस्तों जैसा कि हमने बताया था वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि वाटरफॉल का निर्माण हुआ कैसे, जलप्रपात बना कैसे। तो उसमें जैसा कि हमने बताया था कि वैसा जगह जहाँ पे कि नदियां बह रही हो और किसी दो अलग अलग प्रकार के पत्थर का या वहां की सॉइल का जो है मिश्रण होने की वजह से वहां पे बनता है। जैसे कि मान लीजिए कि पहाड़ियों से निकल रहा है पानी की धाराएं बह रही हैं पानियों से। अब वहां पे क्या होता है कि एक तरफ कठोर है और दूसरी तरफ सॉफ्ट है। तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि इधर जो है सो दो ब्लॉक है, ये एक ही लेयर है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ जो है सो हार्ड है और यहाँ पे क्या है कि सॉफ्ट वाले हैं। तो पानी की धारा जब यहाँ से बहती है तो इसको ले चली जाती है, काटते चली जाती है धीरे धीरे। तो ऐसा ऐसा खत्म होते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि ये खाई बन जाती है और गहरा यहाँ पे खाई बन जाता है और पानी की धाराएं ऊपर से नीचे की ओर गिरती हैं। तो ये आपको जो है वाटरफॉल कहलाता है। इसी में एक और हमने बताया था कि क्षिप्रिका। इसमें क्या होता है कि थोड़ा मिश्रण होता है, पानी की धाराएं डायरेक्ट नीचे नहीं, थोड़ा स्लोप में ऐसे नीचे जाती हैं और नीचे गिरती है। उसका स्लोप थोड़ा जो है माइल्ड होता है, उसका स्टीप नहीं होता है, माइल्ड होता है उसका स्लोप। तो इसी वजह से उसको कहते हैं, वो रैबिट से छिपड़िका उसको कहा जाता है। देखते हैं कि जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है आपको जो गरसोप्पा। इसका दो तीन नाम है, जैसे कि एक है जोग, एक है गरसोप्पा और उसका एक और नाम भी है, वो है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जलप्रपात ये भी नाम है। ये जो है सो किस नदी पर है, ये आपको शरावती नदी पर ये स्थित है, आपको गरसोप्पा। फिर वही बात करते हैं जो चित्रकूट जलप्रपात जो है उसके बारे में। तो चित्रकूट जलप्रपात को जो इंडिया का जो है उसको नियाग्रा कहा जाता है, नियाग्रा वाटरफॉल। जब मैंने आपको पढ़ाया था कि नियाग्रा मतलब जब वाटरफॉल पढ़ा रहे थे वर्ल्ड के बारे में, तो उसमें हमने पढ़ाया था कि नियाग्रा वाटरफॉल के बारे में। और इसको चित्रकूट जलप्रपात जो कि छत्तीसगढ़ का है, ये आपको जो है नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है यहाँ के भारत के लिए। फिर वही बात करते हैं दूध सागर जलप्रपात, जो कि गोवा और कर्नाटका के बॉर्डर पर भी स्थित है। ये शायद आप मूवी में हमेशा अक्सर देखा करते होंगे कि यहाँ पे शूटिंग वूटिंग होती रहती है। तो ये जो है सो आपको दूध सागर जलप्रपात है। फिर वही बात करते हैं जो ये पे आपको है हुंडू जलप्रपात। हुंडू जलप्रपात जो है सो आपको झारखंड में पड़ता है, जो कि मेन रांची से आपको करीब 40-45 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये हुंडू जो है ये जलप्रपात, जो कि आपको मतलब स्वर्ण नदी, वहां पे सुना होगा स्वर्ण रेखा नदी, वहां पर ये मिलता है आपको, उस पे ये स्थित है। दोस्तों एक्चुअली में क्या होता है ना कि सारे जो जलप्रपात है ना वो आपको अक्सर मिलेंगे साउथ साइड में।
इधर ईस्ट साइड में कम ही है, क्योंकि इधर पथरीले इलाके नहीं है वैसे, तो इस वजह से इधर कम कम मिलते हैं। कुछ जलप्रपात ऐसे हैं जो कि ईस्ट साइड भी मिलेंगे, तो वहां पे भी ज्यादा मात्रा में है, पर यह है कि हम लोगों का इलाका जो मान लीजिए कि जो मैदानी इलाका है वहां पे जलप्रपात बन नहीं पाते हैं, तो इन्हीं कारणों से ये सब जो है बनते हैं। दोस्तों बात करते हैं जो लेक्स हैं, लेक्स ऑफ इंडिया, उनके बारे में। लेक्स क्या होते हैं? झील होते हैं। इनके अलग अलग कारण थे जिन कारणों से लेक का जो है सो निर्माण होता है, उनका फॉर्मेशन होता है। ये अलग अलग वजह है, उनकी बात आगे करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में देखेंगे। जो लेक है सबसे इंडिया के अंदर के जो सबसे बड़ी झील है, और वो भी खारे पानी की झील। यहाँ पे अलग अलग दो चीज बातें होती है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपको खारे पानी और मीठे पानी की अलग अलग बातें हैं। कहीं जैसे समुद्रों में खारे पानी होते हैं, तो वैसे इसमें भी कुछ कुछ है। तो उसमें सबसे बड़ी जो झील है वो है चिल्का झील, वो है खारे पानी की। ये कहाँ पड़ता है? ये आपको ओडिशा में पड़ता है। ये आपको खारे पानी का झील है। फिर वहीं बात करते हैं जो वुलर झील के बारे में। ये वुलर झील है आपको सबसे बड़ी मीठे जल की झील है, मीठे पानी की झील है, वो आपको जम्मू कश्मीर में पड़ता है। फिर वही बात करते हैं कि इसमें जो इंडिया के अंदर जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ये सब क्वेश्चंस, ये पॉइंट क्वेश्चंस हैं, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। सबसे अधिक ऊंचाई पर जो भी जो लेक है वो है आपको गुरु डोगमार। गुरु डोगमार जो है वो आपको सिक्किम में पड़ता है, जिसकी जो हाइट है वो करीब आपको 5150 किलोमीटर 150 हाइट की है, मतलब मीटर की है 5150, जो कि आप मतलब सी लेवल से नापा जाता है इन सब चीज को। 5149 ये इतनी शायद मीटर इसका एलिवेशन है। तो ये थे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखते हैं कि जो इनका फॉर्मेशन हुआ है, ये झील बनी कैसे है, उनके बारे में मैं सिर्फ शॉर्टकट में बताऊंगा, क्योंकि इससे पहले हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में बता दिया था कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ जो लेक्स हैं वो कैसे होते हैं। ये हैं कुछ जो पॉइंट्स हैं, कुछ तीन मैंने बताया, वोल्केनिक, ग्लेशियल और टेक्टोनिक। ये तीनों कुछ खास हैं, इसी वजह से इसमें लिखा गया है। और बाकी जैसे कुछ और भी हैं, जैसे कि वायु द्वारा होता है, इन सब द्वारा अलग अलग कारणों से थोड़े मोड़े होते हैं, इन सब के झील का निर्माण होता है। इनफैक्ट आप अगर उसमें जैसे कि आपको इससे पहले हमने पढ़ाया कि इसके बारे में कि कैसे आपको जो है सो वाटरफॉल का निर्माण होता है, उन सब के कारण से भी आपको लेक का निर्माण होता है। लेकिन उससे पहले देखते हैं जो वोल्केनिक है। वोल्केनिक में क्या होता है कि जो आपको वोल्केनोज हैं, जब वो खत्म हो जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं, तो फिर वो एक निर्माण करते हैं जिसको कि कॉल्डेरा शेप कहते हैं, कपनुमा आकार होता है, और वो जो अंदर का जो जल है वो उस पे आकर के जम जाता है, या फिर बारिश के द्वारा उसमें फिल होता है, तो उनसे भी निर्माण हो जाता है झील का, जिसका एक एग्जाम्पल है लोनार। लोनार बताने का ये उद्देश्य भी रहा है कि लोनार अभी हाल फिलहाल की बात है कि लोनार लेक जो है सो पिंक हो गया अचानक से, तो फिर वो हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं ग्लेशियर लेक। ग्लेशियर लेक जो होते हैं वो बर्फ द्वारा, हिमानी, जैसे हिमानी द्वारा जो है उसका निर्माण होता है, जो कि आपको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये उत्तरी भाग में, इनके उत्तरी भाग में ये सब आपको पाया जाता है। फिर वही बात करते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट लेक। इसमें क्या होता है कि टेक्टोनिक मूवमेंट लेक में आप समझिए कि जो भूकंप आते हैं उसमें क्या होता है कि कुछ उथल पुथल होने की वजह से क्रस्ट जो है वो आपको कहीं सेपरेट हो जाते हैं, या फिर कहीं बेंड होकर कहीं गहरा हो जाता है, नीचे की ओर धस जाता है, सेटल हो जाता है, तो उसके कारण से जो है सो आपको झील का निर्माण होता है। तो ये सब कुछ कारण थे आपको झील के निर्माण होने के। दोस्तों ये 3 पॉइंट्स थे आज के, ये 3 टॉपिक थे आज के। और दोस्तों ये अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा, तो शायद आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे होंगे, इस वजह से शायद आपको लग रहा होगा कि कुछ अधूरा सा है। दोस्तों मैं यहाँ लिंक दे रहा हूँ, और इसमें आप जो पुराने वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसमें मैंने विस्तार रूप से बताया है कि कैसे कैसे क्या है। ठीक है, ज्यादा वक्त ना खाते हुए हम आगे की ओर बढ़ते रहते हैं, क्योंकि अगर आप पुरानी वीडियो देखते हैं तो आप हमको कंटिन्यू आप हमें फॉलो कर सकते हैं और तुरंत आगे आप कंटिन्यू पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों एग्जाम्स के डेट नजदीक आ रहे हैं धीरे धीरे, और आपको प्रिपरेशन रखनी है जारी, और कुछ वक्त के लिए नहीं, बहुत ज्यादा अपनी तैयारी में बढ़ानी पड़ेगी, ज्यादा देर तक पढ़ना होगा। तो उसके लिए हम आपको जो है सो बताते हैं शॉर्ट ट्रिक्स में, जो इम्पोर्टेंट है उसके हिसाब से पढ़ाते हैं। जो हमारे ट्रिक्स हैं या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, रिमेंबर टू थिंग्स हैं, थिंग्स टू रिमेंबर्स हैं, उन सबको हम लोग सोशल मीडिया पे देते हैं। अगर आप कनेक्ट नहीं हुए हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर फेसबुक, इन सब पे, तो जरूर से जरूर कनेक्ट हो। और अगर आपने हमारे यूट्यूब वीडियो को चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं हमारे चैनल के बारे में। थैंक यू सो मच।